नमस्कार साथियों, आपका चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। हम राजस्थान की आर्थिक समीक्षा 2025-26 पर चर्चा करेंगे। चूँकि आर्थिक समीक्षा 2025-26 में 13 अध्याय हैं, इसलिए इससे संबंधित 2-3 वीडियो बन सकते हैं। और जैसा कि आपको पता है कि हाल फिलहाल में जो परीक्षा का पैटर्न है वो काफ़ी अच्छा है। ऐसी स्थिति में हमें डीपली इसको पढ़ना होगा। इन तमाम बिंदुओं को क्या आर्थिक समीक्षा में क्या कहा गया है, कौन कौन सी योजनाओं के बारे में कहा गया है, उन तमाम बिंदुओं पर हम बात करेंगे। तो आपसे निवेदन है कि वीडियो के अंत तक बने रहे। आपके आवश्यक कमेंट जरूर दीजिएगा, बेहतरीन जानकारी दी जाएगी। परीक्षा की दृष्टि से इसको पढ़ेंगे, सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगी। जब हम ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं या अर्थव्यवस्था पढ़ रहे हैं, उसमें भी आर्थिक समीक्षा बेहतर सहायक होगी, इसलिए हम इसको बड़े आसान तरीके से पढ़ने सबसे पहले ये टेबल देखिएगा। ये इस टेबल से संबंधित एक प्रश्न आवश्यक रूप से पूछा जाता है। ये टेबल क्या बोल रही है, सबसे पहले ये ध्यान में रखिएगा कि ये आर्थिक विकास के मुख्य सूचक, मतलब ये टेबल ये बताना चाह रही है कि राज्य की जो सकल घरेलू उत्पाद है, या हम यूँ कहें कि राज्य की आय कितनी है, जो साथ ही साथ राज्य की प्रति व्यक्ति आय कितनी है, और जो भी हम अर्थव्यवस्था में जितने भी सेक्टर हैं, जैसे आप देखोगे कि जितने भी लोग काम करते हैं वो 3 सेक्टरों में अर्थशास्त्रियों ने इनको बांट रखा है। जैसा पहला क्षेत्र है जिसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, क्योंकि अध्ययन की दृष्टि से या इनके डेटा इकट्ठे करने की दृष्टि से इनको 3 सेक्टर में बांटा जा रहा है। एक तो द्वितीय क्षेत्र हो गया और तीसरा हो गया तृतीय क्षेत्र। आपको पता है कि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि व कृषि से संबंधित जो क्रियाएं हैं वो आती हैं। द्वितीय क्षेत्र है जिसमें इंडस्ट्री उद्योग से संबंधित आती है, और तीसरा क्षेत्र है जिसमें सेवा क्षेत्र आता है। क्योंकि हम आसपास तमाम लोगों को देखते हैं, तमाम लोग कोई ना कोई आर्थिक क्रिया जरूर करते हैं। आर्थिक क्रिया का मतलब है वो कोई ना कोई उत्पादन या सेवा करते हैं जिसके बदले वो मुद्रा का लेन देन करते हैं। तो इन प्राथमिक और द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान है इस राजस्थान की जो आय है या उसके घरेलू उत्पाद को हम देखें तो वो उसमें कितना उसका योगदान है, उनको इस टेबल के अंतर्गत देखेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा, और साथियों कई बार ये होता है कि सर ये टेबल याद कैसे होगी, बड़ी आसान तरीके से याद होगी। आप वीडियो के तक बने रहें। साथ ही साथ वीडियो के अंदर हम उन सभी आर्थिक समीक्षा में जो भी योजनाएं दी गई है या अपनी परीक्षा की दृष्टि से क्या क्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर चीज़ तो हमें याद नहीं होगी, हमें क्या पढ़ना चाहिए वो बड़ा महत्वपूर्ण है। और आजकल जो परीक्षा का जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग हमें ये देखना है। तो सबसे पहले आप डेटा देखिएगा कि टेबल में 2021-22 से लेकर 2025-26 तक डेटा दे रखा है। ठीक है, प्रतिवर्ष की बात करें 22-23, 23-24, 24-25, 25-26। अब साथियों 25-26 का जो डेटा दे रखा है वो तो आपको बिल्कुल याद करना ही करना है, लेकिन परीक्षा का जो पैटर्न है वो बदल गया है। यहाँ 2021-22 से लेकर 2025-26 तक क्या परिवर्तन किया जा रहा है उसको लेकर भी बात पूछी जा सकती है। तो तमाम डेटा आपको याद रख रहे हैं, और कैसे याद रखने वो आप वीडियो के साथ बने रहे। सबसे पहले आप देखिएगा, दे रखा है सकल राज्य घरेलू उत्पाद। सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यहाँ ये 2 कीमतों पर दे रखा है, स्थिर कीमतों पर दे रखा है, प्रचलित कीमतों पर दे रखा है। सबसे पहले ये देखिएगा सकल राज्य घरेलू उत्पाद क्या है। जो साथी अर्थशास्त्र के नहीं है उनको सीधी सी बात याद रखनी है कि ये एक प्रकार की हमारे राज्य की आय को दर्शा रहा है। जैसे परिवार में 5 सदस्य हैं, 500 की मिलाकर जो आय बन रही है वो परिवार की आय है, ठीक उसी प्रकार यहाँ ये सकल राज्य घरेलू उत्पाद है। ठीक है, अब यहाँ सकल का मतलब है ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। घरेलू का मतलब डोमेस्टिक का मतलब प्रोडक्ट। अब सकल और आगे एक और चीज आएगी, नीचे आप देखिएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद। इन दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि डेटा मिसमैच हो जाते हैं, वो उसकी डेटा याद करते हैं उसमें घुस जाते हैं, उसके याद करते हैं उसमें घुस जाते हैं। थोड़ा सा आप अंतर को समझेंगे तो बेहद आसान तरीके से इनको याद कर पाओगे। तो आप देखिएगा शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद और सकल राज्य घरेलू उत्पाद, दोनों में सकल और शुद्ध का ही अंतर है, बाकी राज्य घरेलू उत्पाद दोनों में है। अब देखिएगा ये अंतर क्या है, पहले ये समझिएगा। एक तो दे रखा है सकल जी और एक दे रखा है नेट एन। जैसे कि एक छोटा सा एग्जांपल देखें, आपने मक्खन देखा होगा, हम दही से मक्खन बनाते हैं। तो मक्खन और हम उसको, ये मान लीजिए मक्खन है, उस मक्खन से हम गरम करके शुद्ध घी निकालते हैं। तो दोनों में अंतर है, सीधा सा अंतर है, क्योंकि मक्खन को हम गर्म करते हैं तो इसमें कुछ काट छाँट, कुछ इसमें कुछ चीज़ें हट जाती है, मान लीजिए कचरा हट जाता है, ये ध्यान में रखिए। तो एक प्रकार से शुद्ध घी बचता है। ठीक उसी प्रकार अगर हम आय को देखें तो सकल में से जो मूल्य ह्रास होता है, डिप्रिसिएशन जिसको गिसावट बोलते हैं, टूट फूट बोलते हैं, अगर उसको माइनस कर देंगे तो क्या बचेगा, एन बचेगा, शुद्ध बचेगा। तो सीधी सी बात है, पहला तो आपके दिमाग में ये बैठा लीजिएगा कि सकल बड़ा होगा शुद्ध बड़ा होगा। बिल्कुल सही बात कहा आपने, सकल बड़ी होगी शुद्ध छोटा होगा। तो एक बार ये डेटा देखिएगा स्थिर कीमतों पर, यहाँ ये देखिएगा
7,25,464 है। और नीचे वाला ये डेटा देखिएगा स्थिर कीमतों पर 6,34,247 है। तो निश्चित रूप से यहाँ आपको पता चल रहा है कि शुद्ध वाला क्या है वो कम है और सकल वाला डेटा ज़्यादा है। साथियों घबराइए मत, बिल्कुल आपको याद होगा, आप वीडियो के साथ बने रहिए। ये अंतर तो आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप देखिएगा स्थिर कीमत और प्रचलित मूल्य वाला अंतर क्या है। स्थिर कीमत यहाँ 2011-12 है। आपको पता है कि 2011-12 में, एक सामान्य तरीके से बता रहा हूँ ना, क्योंकि इसका एक अलग वीडियो बना रखा है मैंने। अगर जो नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय, आय को कैसे निकालते हैं, अगर वो ज़्यादा बेहतर तरीके से, डीप तरीके से पढ़ना है तो वो पढ़िए। मैं ये सामान्य जो सभी साथी जो जिनकी अर्थशास्त्र नहीं रही है उनको भी साथ लेकर बात कर रहा हूँ कि 2011-12 की कुछ कीमतें हैं। अब मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में भी कुछ कार्य किया गया, उद्योग में भी किया गया, सेवा में भी किया गया, प्रोडक्शन किया गया। अब उसका मूल्य, कृषि क्षेत्र के उत्पादन का मूल्य, उद्योग का और सेवा का जितना है उसका मूल्य, जो आपका 2011-12 की कीमत लो और वर्तमान 2025-26 की लो, तो निश्चित रूप से आप देखोगे कि 2025-26 में उनका मूल्य ज़्यादा है। प्रोडक्शन की बात नहीं कर रहा मैं, मूल्य की बात कर रहा हूँ, क्योंकि 2011-12 में कीमतें कम हैं। इसका मतलब जो पहला आप देख लोगे ये वाली बात कि स्थिर कीमतों पर, यानी यहाँ जो आपकी सकल राज्य घरेलू उत्पाद है, यानी राज्य की जो आय है वो उस समय की कीमतें ले रहे हैं 2011-12 के आधार पर पता लगा रहे हैं। ठीक है, कि 2011-12 में उसका मूल्य क्या था, और प्रचलित मूल्य मतलब वर्तमान जो मूल्य है उसके आधार पर इसका निकाला जा रहा है। तो दोनों का अंतर है। तो आप यहाँ भी आप अंतर समझ लीजिएगा कि स्थिर कीमत वाला है वो कम रहेगा और प्रचलित वाला ज़्यादा रहेगा। ठीक है, क्योंकि उस 2011-12 में और वर्तमान में फर्क है। अब हम थोड़ा डेटा को देखते हैं कि डेटा किस प्रकार से हमें याद रखने होंगे। तो यहाँ तो आप ये अंतर समझ पा रहे हैं कि स्थिर कीमत पर जो मूल्य होगा वो कम होगा प्रचलित मूल्य पर, क्योंकि स्थिर मूल्य का हम 2011-12 में उसका क्या मूल्य था, मान लो चीनी थी, चीनी का आज क्या मूल्य है और चीनी का 2011-12 में क्या मूल्य था, निश्चित रूप से वो कम रहेगा। ये डेटा में किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं रखना है। और सकल राज्य घरेलू उत्पाद का डेटा ज़्यादा रहेगा और शुद्ध वाला कम रहेगा। अब यहाँ ये 2025-26 वाली डेटा तो आपको याद रखना है। इसको इस प्रकार से याद रख सकते हो, 981-807, इसको दो टुकड़ों में बांट दो। 981 एक टुकड़ा ले लो, 807 एक टुकड़ा ले लो। यानी 981 वाला 9 से स्टार्ट कर हो रहा है और 807 वाला 8 से स्टार्ट हो रहा है, यानी 9-8 मतलब ये हो गया। फिर नीचे वाला 900 यानी 9 है, ये पहले वाला में आप यहाँ देखिएगा ये 9 है और 9 से ये बिल्कुल डबल है, यानी यहाँ देखिएगा 9 से 18 तो 18 हो गया। अब समथिंग आपको ये इसको 1875-413, 1875-413, यानी यहाँ 800 से भी ये 413 वाला कम है लेकिन इधर वाला डबल है, ये आप ध्यान में रखिएगा। अब ये डेटा जो दे रखा है ये बिल्कुल आपको याद रखना है। ठीक है, अब यहाँ क्योंकि एग्जाम में जो अब इस प्रकार का पैटर्न बन रहा है तो आपको एक सरसरी नज़र से बिल्कुल ये पूरे डेटा आपको ध्यान में रखने होंगे। अब इसकी प्रवृत्ति पूछी जा सकती है। अब ये ध्यान में रखिएगा ये करोड़ में है। ठीक है, करोड़ में दे रखा है, यानी यहाँ इसकी देखें तो 7,25,464 करोड़ 2021-22 में 2011-12 जो स्थिर मूल्य पर इतना जो सकल राज्य घरेलू उत्पाद था। अब फिर ये 7,71,631 हो गया, फिर 8,30,000। अब इसको याद कैसे रखें, आप इसको 7 ले, इस डेटा को आप इस प्रकार याद रखिएगा, इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हो। आप इसको पूरी डिजिट में न बांटो, इसको 7.2 ले लो, क्योंकि ये है कितना 7,25,464 करोड़, क्योंकि करोड़ में दे रखा है तो इसको 7.2 ले लो, इसका 7.7 ले लो, ये 8.3 है और ये 9.03 है और ये 9.81 है। समझ गए बात। इसका मतलब ये जो आपका दे रखा है ये स्थिर मूल्यों पर ये 7 से लेकर 10 के बीच है, यानी 7 लाख से लेकर और 10 लाख के बीच है। यानी यहाँ ये 9.81 लिखोगे तो ये लगभग 10 के आसपास आ गया। और ये डिजिट तो आपको बिल्कुल ऐसी की ऐसी याद रखनी है। तो यहाँ देखिए 7.2 से लेकर 10 के बीच है, तो कहीं ना कहीं स्थिर मूल्य का आप 7 से लेकर चलिए। ये डेटा यहाँ पकड़ लीजिए, यानी 7,25,464 करोड़ से लेकर 2025-26 में देखोगे 9,81,807 करोड़ हो गया। अब इसको डेटा को याद रखने का मैंने बता दिया, इसको 981 और 807 दो टुकड़ों में बांट लीजिए। ठीक है, एक दो बार लिखोगे बिल्कुल याद हो जाएगा ये आपको। ठीक है, फिर क्योंकि आप लगभग आप ये अंदाज़ा ध्यान में रखोगे कि 7.2, 7.71, 8.30, 9.03 और 9.81
ठीक है। फिर प्रचलित मूल्य पर देखो, और मैंने बताया कि प्रचलित मूल्य वाला डेटा बड़ा होगा, तो यहाँ दे रखा है 11,95,464, तो आप इसको 11.9 ले लीजिए, फिर 13.4 ले लीजिए, फिर 15.2 ले लीजिए, फिर 17.01 ले लीजिए, फिर 18 तो ये देखिए 11 से लेकर 18, यानी यहाँ देखिए 10 के बाद क्या आता है, 10 के बाद 11 आता है, तो ये वाला डिजिट यहाँ ले आओ 11, फिर 11 से लेकर 18, ठीक है। तो इस प्रकार से तो 11 पैटर्न पको पकड़िए आप, ये पैटर्न से याद होगा। तो 11 में 2 ज़्यादा जोड़ोगे तो 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ोगे तो 15 हो गया, 15 में 2 जोड़ोगे तो 17 हो गया, और 17 का पैटर्न एक बढ़ाओ, यानी यहाँ एक बढ़ेगा तो ये 18 हो गया। और यहाँ मैंने ये बताया कि इसको याद ऐसे भी रख सकते हो कि 9 का डबल कितना हो गया 18, 9 का डबल कितना हो गया 18, तो ये इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। एक दो बार आपको लिखना पड़ेगा, ये पैटर्न पकड़ लो और फिर आपके ये याद हो जाएगा। फिर देखिएगा कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद में इसमें वृद्धि दर बता रहा है प्रतिशत परसेंटेज में, यानी स्थिर मूल्य पर किस प्रकार परसेंटेज बढ़ी है, कितना वृद्धि दर इसमें रही है, और प्रचलित मूल्य पर तो मैंने बताया कि स्थिर वाला कम रहेगा, प्रचलित वाला ज़्यादा रहेगा। और ये आसान सा पैटर्न है, यानी यहाँ आप देखोगे 8.93, फिर 8 से ये 6, फिर ये 7.66, 8.77 और ये 8.66, ये वाली तो बिल्कुल याद रह जाएंगे, बोले एक सा ही पैटर्न है ये, 8.77 से 8.66 और 7.66 से 8.77, ठीक है। और ये वाला आप थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना पड़ेगा, है ना। और ये लास्ट वाली जो डिजिट है वो तो बिल्कुल आपको याद रखनी पड़ेगी कि यहाँ 25-26 की, यानी लास्ट वाला जो डेटा है वो 25-26 का दिखा रहा है, तो 25-26 में स्थिर मूल्य में जो वृद्धि दर है वो 8.66 है, जबकि प्रचलित मूल्य पर 10.24 ये देखने को मिली है। अब यहाँ देखिएगा सकल राज्य मूल्य वर्धन में स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार कितना योगदान है, और सकल राज्य मूल्य वर्धन में प्रचलित मूल्य पर क्षेत्रवार, यानी यहाँ ऊपर वाली टेबल तो बता रही है, ये वाला तो बता रहा है स्थिर मूल्य पर, और ये बता रहा है प्रचलित मूल्य पर। मैंने बताया कि जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनको आसानी से सरल भाषा में अगर उनको अर्थव्यवस्था में बांटना है तो उनको 3 क्षेत्रों में ले लिया, यानी कुछ लोग कृषि से संबंधित है कार्य कर रहे हैं, कुछ उद्योग से कर रहे हैं, कुछ सेवा सेक्टर में, तो 3 में बांट दिया। तो सबसे पहले आप स्थिर मूल्य वाला डेटा याद देखिएगा, यहाँ भी एक पैटर्न, यहाँ देखो उद्योग वाला पैटर्न देखो, ये प्रश्न बन सकता है कि ये देखिए 28 28 28 28 28, यानी लगभग उद्योग क्षेत्र में जो उसका परसेंटेज है ना, उसका लगभग स्थिर बना हुआ है, ठीक है। जबकि यहाँ देखिएगा जो कृषि क्षेत्र का ये 28 से 27 और 25, यानी यहाँ क्या देखने को मिली है, आपको कमी देखने को मिली है। और सेवा क्षेत्र की बात करें तो सेवा क्षेत्र है, सर्विस सेक्टर क्या है वो बढ़ रहा है, ठीक है, सर्विस सेक्टर में जो है वो बढ़ रहा है उसका हिस्सा। अब ये वाला डेटा तो आपको याद रखना ही रखना है, यानी 25 28 46, 25.33 28.21 और 46.46। अब ये 46.46 तो याद अपने आप ही हो गया, 46.46 लगभग 50 के नज़दीक है, यानी पूरा जो सकल राज्य मूल्य वर्धन है, जो पूरी आय है उसका लगभग 50% हिस्सा कहाँ से प्राप्त हो रहा है, सेवा क्षेत्र से प्राप्त हो रहा है। बाकी दोनों के आधे आधे हो गए लगभग, आप देखोगे कृषि और उद्योग क्षेत्र का, ठीक है। लेकिन ये उद्योग क्षेत्र वाला पैटर्न आप समझिए। अब इसमें प्रश्न थोड़ा सा इस पर आप देखोगे अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। कृषि क्षेत्र में आप देखोगे कि धीरे धीरे गिरावट देखने को मिल रही है, लेकिन उद्योग क्षेत्र का आप स्थिर मूल्य पर देखोगे तो वो आप लगभग आप इसको स्थिर स्थिति बनी हुई है, जबकि सेवा जो सर्विस सेक्टर है उसकी आप देखोगे तो वृद्धि देखने को मिली है। तो ये डेटा आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। उसके बाद आप देखिएगा कि यहाँ नीचे वाला देखो आप प्रचलित मूल्य का, अब प्रचलित मूल्य में देखो आप कि ये 28 और 27 25 ये वाले डेटा और ये वाला डेटा लगभग पैटर्न तो वो का बना हुआ है, 28 का 28 है और 27 का ये बिल्कुल ऐसा कैसा है, और ये भी 27 है, ये भी 27 है और ये भी 25 है। लेकिन यहाँ देखिएगा कि प्रचलित में परसेंटेज पूछा है तो यहाँ इनसे ये अधिक है, तो याद रख लेना। अब इसको ट्रिकली आप ध्यान रखोगे तो स्थिर वाला बिल्कुल कम होता है और प्रचलित वाला क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ऐसा देख 28.18 है तो यहाँ 28.54 है, वहाँ 27.62 है तो यहाँ 27.59 है, वहाँ 27.05 है तो यहाँ 27.40 है, वहाँ 27.05 दे रखा है तो यहाँ 27.13 है, वहाँ 25.33 दे रखा है तो यहाँ 25.74 है, ठीक है। और ये स्थिति भी आप देखिए तो ये भी लगभग स्थिर सी बनी हुई है, लगभग 27 के आसपास है, और ये आप देखोगे तो ये बढ़ता हुआ है। अब यहाँ याद आपको ये लास्ट वाला डेटा तो आपको याद रखनी है कि मतलब प्रचलित मूल्य पर कितना है, कृषि का हिस्सा है 25.74, तो आप देखिए 25 26 और 27, लेकिन ये 27 नहीं, ये 47 है। 25 26 27 इसको ऐसे याद रखो, 25 26 27, लेकिन 27 नहीं है, ये 47 है, ठीक है। तो ये 26.55 है बीच वाला, ये 25.74 है,
और ये 47.71 है। ठीक है, अब ये पैटर्न थोड़ा सा आप समझने का प्रयास, पैटर्न को समझिए, डेटा आपको लास्ट वाले याद रखिएगा, क्योंकि सारी डेटा नहीं पूछ सकता वो, लास्ट वाले डेटा आपसे बिल्कुल पूछेगा, लेकिन इसका पैटर्न आपका क्या किस प्रकार से चल रहा है, क्या स्थिति बन रही हुई है, कृषि की क्या स्थिति बनी हुई है, उद्योग की क्या बनी हुई है। फिर आप देखिए शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद, मैंने बताया कि सकल से शुद्ध क्या होगा, कम होगा, तो ये वाला पैटर्न आप बिल्कुल ऊपर वाली टेबल से देख सकते हो, बिल्कुल ये कम है। ठीक है, अब यहाँ ये 6,34,247 करोड़ है से लेकर ये आपका 8,59,333 तक है। तो इसको आप लास्ट वाला तो डेटा आपको याद रखना ही है, 859,333 है ये वाला। और ये आप 6 पॉइंट, इसको पॉइंटों में ले लो, वैसे याद रखो आप पॉइंटों में, तो 6 से लेकर ये कहाँ तक है, लगभग 8.5 तक है ना, 8.5 तक है। और प्रचलित मूल्य वाला देखो आप, यहाँ ये 10 लाख से लेकर कहाँ तक है, 16 लाख तक है। तो ये 1685 118, 1685 118, 1685 118, ये डेटा आपको लास्ट वाला याद रखना है। और प्रति व्यक्ति आज देखिएगा, जो कि आप देखो कि लगभग 80,000 के आसपास थी स्थिर मूल्य पर आपका 2021-22 में, जो वर्तमान में 1 लाख तक आपकी ये पहुंच गई है आप क्या प्रति व्यक्ति आज। ये लास्ट वाला डेटा तो हूबहू आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है ना। तो आपको मैंने ये 80,000 के आसपास ले आओ और ये 1 लाख ले आओ, इसका बिल्कुल डबल है, डेटा बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। पैटर्न को पकड़िए, 1 लाख से बिल्कुल डबल है, 2 लाख, ये प्रचलित मूल्य पर है। ठीक है, तो यहाँ 80,000 से लेकर 1 लाख बन गई ये आय, बड़ी है जो आपकी प्रति व्यक्ति आय। और ये आप देखिए 1,34,000 से लेकर ये 2 लाख पहुंच गई है। तो 2023, लेकिन अब चल कितना रहा है, 2026 चल रहा है, 2023-49। तो इसको आप याद रखना है, ये वाला डेटा आपको बिल्कुल याद रखना है और याद हो जाएगा, यहाँ से प्रश्न बनेगा, पूछा जा सकता है। ठीक है, फिर आप देखिएगा कि सकल स्थायी पूंजी निर्माण प्रचलित मूल्य पर सकल राज्य घरेलू उत्पाद का कितना परसेंट पूंजी निर्माण, पूंजी निर्माण का मतलब है एसेट्स का निर्माण, संपत्ति का निर्माण, जैसे सड़क, पुल, है ना, इस प्रकार का, विद्यालय, हॉस्पिटल, उनके सकल स्थायी पूंजी निर्माण में कितना है इसका परसेंटेज के रूप में और मूल्य के रूप में देखें तो ये डेटा आप लास्ट वाला ये डेटा ये आप याद रखिएगा। और ये लगभग परसेंटेज के रूप में लगभग ये 28-29 लगभग समान सा है। फिर देखिए कृषि उत्पाद सूचकांक, देखें आप, तो ये होता क्या है कृषि उत्पाद सूचकांक, हम आर्थिक समीक्षा में पढ़ेंगे, लेकिन इस यहाँ आप देखिएगा इसका आधार वर्ष 2005-6 से जो 2007-8 लिया हुआ है 100 को मानकर, और ये जो वर्तमान में कितना है 243.55 दे रखा है। कुल खाद्यान्न उत्पादन की बात करें, लाख मीट्रिक टन में दे रखा है, वर्तमान में 283.98 है, 283.98 है, जबकि 231.92 2021-22 में था। उसके बाद ये पैटर्न आप समझिएगा 283 ये संभावित है। और औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, इसका आधार वर्ष 2011-12 वहाँ 100 लेकर मान के चल रहे हैं, तो 100 से 2021-22 में कितना हो गया, 133.97 है, यानी वृद्धि देखने में। वर्तमान में देखें तो 153.29 है। औद्योगिक उत्पादन सूचकांक होता क्या है, ये कैसे निकाला जाता है, इसमें कौन कौन से क्षेत्र शामिल है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे, वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। फिर देखिए थोक मूल्य सूचकांक, उसका आधार वर्ष 1999-2000 है, वहां हम 100 मानकर चल रहे हैं, और यहाँ ये 399.74 है, और प्रतिशत वृद्धि देखें तो 0.76% की मिली है। ऊर्जा की बात करें तो ये 31,556 है, 31,556 मेगावाट है। और वाणिज्य बैंक साख की दे रखें, ठीक है, तो यहाँ आप ये प्रति व्यक्ति आय वाला और जो उन तीनों के हिस्से आपको ध्यान में रखने हैं, और कुल खाद्यान्न उत्पादन की भी पूछा जा सकता है, और सकल राज्य घरेलू उत्पाद या शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद भी पूछा जा सकता है। आगे हम और देखें इसमें क्या है महत्वपूर्ण, ये चीज़ आप ज्योग्राफी में पढ़ते हैं, मोटा मोटा यहाँ हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, इसमें क्या प्रश्न बन सकता है, क्या पूछा जा सकता है, आप थोड़ा सा देखिएगा। ये क्षेत्रवार आपका जो क्षेत्र है किलोमीटर में कितना, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर आपको याद है ये है। और जो सबसे बड़ा राज्य है देश का, अगर भौगोलिक क्षेत्रफल की बात करें तो ये 10.41% पूरे भारत के भौगोलिक क्षेत्र का इतना प्रतिशत है। फिर अगर इसकी स्थिति देखें तो ज्योग्राफी में आपने पढ़ा है कि ये उत्तर पश्चिमी भाग में है, भारत के कौन सी हिस्से में, उत्तर पश्चिम भाग में। और इसकी सीमाएं देखें तो आप पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात से ये मिला हुआ है, इसका आपको पता ही है। और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी इसमें लगती है जो पाकिस्तान के साथ लगती है, इसके बारे में पता है। और इसकी आकृति है वो समचतुर्भुजाकार
की है और जिसका आप देखोगे कि पश्चिम से पूर्व 869 किलोमीटर है और उत्तर से दक्षिण आपकी 826 किलोमीटर। आपने ये ज्योग्राफी में पढ़ा है, यहाँ एक बार पुनः रिवीजन भी हो जाएगा। और साथ ही साथ ये देखिएगा राज्य का जो दक्षिणी क्षेत्र है जो कच्छ की खाड़ी से लगभग 225 किलोमीटर है और अरब सागर से लगभग 400 किलोमीटर है। ये थोड़ा सा डेटा आप और ध्यान में रख लीजिएगा। राजस्थान की जो राजधानी है जयपुर है, जिसे गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जो सबसे अधिक आबादी वाला शहर है। फिर हम राज्य की जो भौगोलिक स्थिति के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं जो ज्योग्राफी में भी आता है, वहीं से उसकी एक देखें तो एक तो आपका पश्चिमी राजस्थान है, फिर अरावली पर्वतमाला है, पूर्वी मैदान है, दक्षिणी पूर्वी पठार है। ये इस प्रकार से इनको बांटा गया है। और अगर प्रत्येक क्षेत्र के आर्थिक विकास के लिए विशिष्ट अवसर और चुनौतियों के बारे में देखें तो पश्चिमी रेगिस्तान है, हालांकि शुष्क है, आपने ज्योग्राफी में देखा है, लेकिन राज्य में सौर ऊर्जा उत्पादन और खनन गतिविधियों का एक प्रमुख केंद्र के रूप में, तो यहाँ प्रश्न बन सकता है। इस बात को थोड़ा सा आप ध्यान में रखिए कि जो आपका पश्चिमी राजस्थान है वहाँ सौर ऊर्जा की अपार संभावना और साथ ही साथ आपकी खनन गतिविधियों का एक महत्वपूर्ण और जैव विविधता से समृद्ध अरावली पर्वतमाला के बारे में क्या कहा है, जैव विविधता, ठीक है, और कई ऐतिहासिक स्थलों के साथ पर्यटन का भी ये केंद्र बना हुआ है। किसके बारे में कहा है, ये अरावली पर्वतमाला के रूप के लिए कहा है, पर्यटन की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है और आपका जैव विविधता के लिए भी महत्वपूर्ण है। और पूर्वी मैदान की बात करें तो उपजाऊ मिट्टी के कारण कृषि के लिए उपयुक्त है, जबकि दक्षिणी पूर्वी पठार के बारे में ये कहा है कि औद्योगिक विकास की संभावनाएं प्रदान करता है। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है साथियों, इस चीज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, ये चीज़ें, ये वाली चीज़, ठीक है। फिर आप देखिएगा 1 अक्टूबर 2025 तक राजस्थान की अनुमानित जो जनसंख्या 8.33 करोड़ है, ये डेटा भी आपको ध्यान में रखना है, 8.33 करोड़ है, जो इससे भारत का छठा सबसे अधिक आबादी वाला राज्य बनाती है। फिर साथियों ये जो टेबल है ये भी डेटा आपको ध्यान में रखना है। वैसे तो हर बार आर्थिक समीक्षा में ये डेटा आते हैं, लगभग वही है, आप थोड़ा सा एक बार पुनः रिवीजन कर लेना कि 2011 की जनगणना के अनुसार भौगोलिक क्षेत्र की बात की गई है 3.42 और 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर। भारत और राजस्थान की जनसंख्या की बात की 2011 की जनगणना के अनुसार, ये भी आपको डेटा याद है। दशकीय वृद्धि की बात करें तो 21.3% राजस्थान की 2001 से 11 के बीच में रही और 17.7 ये जनसंख्या घनत्व है। राजस्थान का 200 जनसंख्या प्रति वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत की 382 है। कुल जनसंख्या से शहरी जनसंख्या का प्रतिशत वो 24.9 है, लगभग 25% है, यानी 75% जो है लोग हैं जो राजस्थान में गाँव में रहते हैं, जबकि यहाँ भारत की बात करें तो 31.2% है। तो ग्रामीण क्षेत्र का प्रतिशत ये दे रखा है, ये डेटा आपको याद रखना है। अनुसूचित जाति की जनसंख्या हम देखें तो राजस्थान में देखें तो 17.8 है और 16.6 भारत में लगभग समान सी है, जबकि अनुसूचित जनजाति की संख्या देखें तो 13.5% राजस्थान में, औसतन भारत की बात करें तो 8.6%। लिंगानुपात में 928 है, जबकि भारत का 943 है। बाल लिंगानुपात की बात करें तो 888, डेटा ये ध्यान में रखिएगा, और 919 है वो इसकी साक्षरता दर, जब यहाँ 66.1 राजस्थान की और 73% है वो भारत की है। पुरुष साक्षरता देखें तो 79.2 और 80.9 लगभग समान सी है, लेकिन महिला साक्षरता देखें तो वो भारत की अपेक्षा राजस्थान की बहुत कम है, 52.1% 2011 की जनगणना के अनुसार दे रखे हैं। तो अशोधित जन्म दर है जो प्रति हजार मध्य वर्ष जनसंख्या की, ये 22.9 है, जबकि भारत की 18.4 है। अशोधित मृत्यु दर की बात करें प्रति हजार मध्य तो ये 5.9 है, ये 6.4 है। शिशु मृत्यु दर 2023 के डेटा के हिसाब से 29 और ये 25 है, ठीक है। और आपका ये जन्म के समय जीवन प्रत्याशा दे रखी है 17.4 और 17.3, ये लगभग समान सा है। फिर हम देखिएगा यहाँ बात करें, फिर आर्थिक समीक्षा की बात करें तो इसमें 13 क्षेत्र हैं, 13 अध्यायों पर बात करेंगे, जिसमें भारत को एक विकसित राजस्थान 2047 के लेकर बात की गई। तो इसमें देखिए ये 13 अध्यायों पर, 13 सेक्टर पर हम चर्चा करेंगे, ध्यान में रखिएगा। पहला अध्याय वो कृषि खाद्य प्रणालियों में रूपांतरण से संबंधित, दूसरा स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित, तीसरा शिक्षा एवं ज्ञान आधार। तो इस प्रकार ये 1 से लेकर 13 जो अध्याय इस आर्थिक समीक्षा में दे रखे हैं उन पर हम विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। आप वीडियो के बिल्कुल अंत तक बने रहिएगा। फिर हम देखें इसमें कृषि से संबंधित कुछ ये सरकारी पहल है, ये भी आपको ध्यान में रखनी है, इन पर भी हम चर्चा करेंगे। मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, नमो ड्रोन दीदी योजना, कृषि ऋण व सहकारी आधारित वित्त पोषण, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, दलहन में आत्मनिर्भरता मिशन योजना, राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन, प्रधानमंत्री धन धने कृषि योजना, मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, राज्य सुरक्षा कवच बीमा योजना, प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रशिक्षण उद्यमों का उपचारीकरण। ये कुछ योजनाएं हैं आर्थिक समीक्षा में, इनके क्या बोला गया उन पर चर्चा करेंगे। साथ ही साथ इनसे संबंधित जो पूर्व की जानकारी है वो भी आप इसको देखिएगा, ये योजना बड़ी महत्वपूर्ण है। आगे हम देखेंगे इसमें और क्या है। फिर देखिएगा कि पंच गौरव कार्यक्रम, राज्य सरकार ने वर्ष 2025-26 में पंच गौरव कार्यक्रम शुरू किया है। इसका उद्देश्य प्रत्येक जिले की जो क्षमता या विशिष्ट विशेषता है उसके आधार पर या उसके उत्पाद है या स्थल है उसका चयन किया गया है। तो ये भी ध्यान में रखिएगा, इसमें क्या क्या चीज़ें हैं पंच गौरव में, ये यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। एक जिला, एक तो उत्पाद है, एक फसल हो गई, एक वनस्पति प्रजाति हो गई और एक खेल हो गया। तो इस प्रकार कितना होगा, एक उत्पाद, फसल, वनस्पति और खेल और एक पर्यटन स्थल। तो इस प्रकार ये 5 चीज़ें शामिल है, ये याद रखिएगा 5 कौन कौन सी चीज़ें शामिल है इसमें। और पंच गौरव कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति, किसकी अध्यक्षता में, मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक राज्य स्तरीय पंच गौरव समिति और जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय पंच गौरव समिति का गठन किया गया है, ये भी याद रखिएगा। वर्ष 2025-26 में पंच गौरव कार्यक्रम के अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की राशि आवंटित
किए गए हैं। तो अब ये जो जिले हैं उनकी अलग अलग, जैसे अजमेर की बात करें तो उपज है गुलाब, वनस्पति प्रजाति है नीम, उत्पाद है आपका ग्रेनाइट और मार्बल के उत्पाद, पर्यटन स्थल की बात करें पुष्कर तीर्थ है, और खेल की बात करें तो कबड्डी है। तो अब साथियों ये भी आप प्रश्न पूछ भी सकता है, तो ये सभी आपको याद रखने, अब किस प्रकार याद करने, कोई पैटर्न इनका तैयार करना होगा। जो भी डेटा दे रखे जो टेबल में हमने पढ़े उनकी मैं ट्रिक लेकर आऊँगा, वो आपको बिल्कुल याद होंगे, बिल्कुल चिंता की आवश्यकता नहीं है। आगे हम वीडियो में जो भी 13 क्षेत्र हैं उनकी 1 बाय 1 अध्ययन करेंगे। आप कमेंट आवश्यक रूप से कीजिएगा कि इन 13 क्षेत्र हैं उनको कितना डीप आपको पढ़ना है, क्योंकि आजकल जो पैटर्न जो एग्जाम में जिस प्रकार से प्रश्न पूछे जा रहे हैं बिल्कुल गहराई से पढ़ना होगा। इनके लगभग 2 या 3 वीडियो बनेंगे, आप इसका कमेंट आवश्यक रूप से दर्ज कीजिएगा और आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। उसके बाद बिल्कुल सभी वीडियो को बड़े विस्तार से और जो भी एग्जाम में पूछे जाएंगे उसके अकॉर्डिंग आपको पढ़ाया जाएगा। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।